नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। संघ के कार्य के 100 वर्ष पूरे करने वाले और इस निमित्त वर्षभर संघ ने जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं उनका सूत्रपात करने वाले इस विजयादशमी उत्सव के निमित्त हम सब एकत्रित लोगों के बीच में आज के हमारे प्रमुख अतिथि महोदय भूतपूर्व राष्ट्रपति जी आदरणीय रामनाथ जी कोविंद, विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी, माननीय सहसंघ चालक जी, नागपुर महानगर के संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग, परम श्रद्धेय संतवृंद, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, यह वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा। हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, भारत का जीवन किस प्रकार के तंत्र से चले, उसके बारे में विचार देने वाले हमारे जो उस समय के दार्शनिक नेता थे, उनमें उनका स्थान अग्रणी है। हिंद स्वराज में उन्होंने वह चित्र का रेखांकन किया है और सादगी, विनम्रता और प्रामाणिकता के प्रतीक, और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए, ऐसे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। भक्ति, समर्पण और देश सेवा के ये उत्तुंग उदाहरण, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, इसके आदर्श हमको मार्गदर्शन करते हैं। और आज की परिस्थिति का अगर हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यह परिस्थिति भी हमसे इसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रही है। परिस्थिति एक सी नहीं होती, अनेक रंगों की होती है। तो परिस्थिति में बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए बीता कालावधि 1 वर्ष का हमारी आशाएं और विश्वासों को भी दृढ़ करता है और हमारे सामने पुरानी और नई जो चुनौतियां उपस्थित है उनको अधिक स्पष्ट करने वाला भी वही कालावधि है। जैसे प्रयागराज में एक विशाल महाकुंभ हुआ, आधुनिक व्यवस्थापन के सारे कीर्तिमान तोड़कर एक जागतिक विक्रम तो उसने प्रस्थापित किया ही, लेकिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा और एकात्मता की एक लहर उसने दौड़ा दी। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा,
26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारे नेतृत्व की दृढ़ता, हमारे सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से, उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इस उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जो प्रचलित परिमाण है दुनिया के, उसके आधार पर कहा जा सकता है हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए आर्थिक जगत के हमारे उद्योगी बंधु, विशेषकर तरुण उद्योजक, इनमें एक मादा भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है, इच्छा आकांक्षा भी दिखती है। परंतु ये जो प्रचलित अर्थ प्रणाली है सारी दुनिया में वही है, तो सारी दुनिया के अनुभव में उसके कुछ दोष भी आ रहे हैं। विकास के इस प्रकार के पद्धति से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता है। आर्थिक सामर्थ्य कुछ चंद हाथों में एकत्रित होता है। शोषण करने के लिए एक नया सुरक्षित तंत्र इसमें से खड़ा हो सकता है, चिंता नहीं की तो। पर्यावरण के हानि की समस्या खड़ी हो जाती है और मनुष्यों के आपसी व्यवहार में कई प्रकार की व्यापारिक दृष्टि और अमानवीयता की बातें प्रवेश कर जाती है। इन दोषों की बाधा हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए और इसलिए भी कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं।
और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। प्रचलित पद्धति जो है उसके दुष्परिणाम हमारे यहां भी दिखते हैं। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिमनदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार, और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता होने के लिए, तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी हैं इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। परिस्थितियां ऐसी है, जैसा मैंने कहा,
दोनों प्रकार है। सुखदायक रूप बहुत दिखता है, सुख सुविधा बढ़ी, मनुष्य के ज्ञान की विज्ञान की प्रगति हुई, व्यवस्थाएं आरामदायक बनी, राष्ट्र पास आए, माध्यमों के जरिए भी और आर्थिक लेन देन के जरिए भी। परंतु इस परिवर्तन की विज्ञान और तकनीकी की गति इतनी ज्यादा है कि मनुष्यों की गति का बदलने की और उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, युद्ध, अन्य छोटे बड़े कलह, ये तो सब चल ही रहे। प्रकृति के उग्र प्रकोप को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परिवारों में भी टूटन आ रही है। नागरिक जीवन में बढ़ता हुआ अनाचार अत्याचार दिखाई देता है। इसके शमन के इसके उपाय चलते हैं, प्रयास हुए हैं, परंतु इसका पूर्ण निदान होने में वो असफल हो गए हैं। और उसके ऊपर अस्वस्थता, कलह, हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। बहुत पहले आया, आजकल वो भारत में भी अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। सभी देशों में उसके कारण जो समाज जीवन की अस्त व्यस्त अवस्था हुई है और एक तरह से अराजकता की ओर सारा समाज बढ़ रहा है, ऐसी संभावना दिखती है। उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है। भारत इसका कोई उपाय निकाले, ऐसे विश्व में भी अपेक्षा है। और सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है। संघ के स्वयंसेवकों सहित समाज के व्यक्ति और समाज की संस्थाएं अभावग्रस्त वर्गों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए अधिकाधिक आगे आ रहे हैं। समाज स्वयं को सक्षम अनुभव करता है और इसलिए कई बातों में सरकार के पहले पहल करके अपने सामने की समस्याओं का खुद ही निदान करने में यशस्वी हो रहा है। यह भी एक अच्छा लक्षण है और इसलिए ऐसे सब कार्यों में समाज का सहयोग संघ भी अनुभव करता है, अन्य ऐसे काम करने वाले संगठन और व्यक्ति भी अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग और सहभाग, इसकी इच्छा समाज में बढ़ रही है और बुद्धिजीवियों में भी अपने देश के हमारा कोई स्वतंत्र अलग ऐसा कोई प्रतिमान, ऐसा कोई मॉडल हो सकता है क्या, इसकी खोज करनी चाहिए, ऐसा चिंतन बढ़ रहा है। क्योंकि भारतीय चिंतन दृष्टि एक विशेष है। हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने जितने नाम लिए उन सहित स्वामी विवेकानंद से लेकर तो महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया जी तक, इन सब लोगों ने इस प्रकार का इस प्रकार की दृष्टि को सामने रखते हुए कुछ चिंतन दिया है। उसकी तफसील उसके अलग अलग होंगे, परंतु उसकी दिशा एक ही है। आधुनिक विश्व के पास जो दृष्टि है वो गलत नहीं है, लेकिन अधूरी अवश्य है। मानव का भौतिक विकास होता है, नैतिक विकास की ओर ध्यान नहीं रहता है। विकास होता है, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं रहता। विकास होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। आज अमेरिका का जीवन विकसित माना जाता है, उसको आदर्श मानकर हम चले भारत के लोग, और हमने चाहा कि भारत अमेरिका जैसा जीवन जिए। तो कुछ अभ्यासक कहते हैं हिसाब करके ऐसा जीवन जीने के लिए और 5 पृथ्वियों की आवश्यकता लगेगी।
ये विकास कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। प्रगति के साथ साथ इसी के कारण नई नई समस्याओं को हम झेल रहे, जो प्राण संकट बन रही है। दृष्टि का अधूरापन ही इसके लिए कारण है। हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है। व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है। मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप आर्थिक स्थिति, इच्छा पूर्ति हो सबकी, ऐसी व्यवस्था, उसके साथ साथ ही समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है। सहस्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं, और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। संघ 100 साल से ये सारा चिंतन, इन सब महापुरुषों का चिंतन लेकर, संघ का चिंतन नया नहीं है, वो अपनी दृष्टि के आधार पर अपने यहां परंपरा से चलने वाला आज तक आया हुआ यहां तक चिंतन है। उस चिंतन को लेकर संघ 100 साल से काम कर रहा है। समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, संगठनों में, संस्थाओं में, स्थानीय स्तर पर भी, व्यक्तिगत पहल से भी स्वयंसेवक सक्रिय है। समाज जीवन में सक्रिय ऐसे अनेक सज्जनों के साथ भी सहयोग और संवाद स्वयंसेवकों का चलते रहता है। इन सब का जो संकलित अनुभव है, उसके आधार पर संघ का कुछ चिंतन है। वो चिंतन आज के कार्यक्रम में आपके सामने रखना, ये मेरे भाषण का प्रमुख उद्देश्य है। पहली बात है कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है, परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए। अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए इस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हमको मुड़ना पड़ेगा, एक लंबा मोड़ लेके पीछे आना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हम अपनी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर अपना स्वयं का विकास पथ बनाकर विश्व के सामने एक यशस्वी उदाहरण रखेंगे, तब इस व्यवस्था का परिवर्तन प्रारंभ होगा। अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी। वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है, वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है, वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की, सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा, ऐसे संघ मानता है 100 साल के अनुभव के बाद। अब संपूर्ण देश को ऐसा खड़ा करना है, लेकिन व्यवस्था है उसको नहीं बना सकती। व्यवस्था बनाने वाला मनुष्य होता है, समाज होता है, वो जैसा है वैसी व्यवस्था बनाएगा। कहते हैं प्रजातंत्र में अंग्रेजी में एक वाक्य, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो ये नहीं है कि सारा कुछ जिम्मा उन पर है, उनकी समीक्षा करके स्तुति या उनकी निंदा हम करते रहे, ऐसा नहीं होता है।
जैसा समाज है वैसी व्यवस्थाएं चलेगी। और इसलिए समाज के आचरण में परिवर्तन आना चाहिए, तब व्यवस्था में परिवर्तन आता। वैसे भी कोई स्थापित व्यवस्था अपने को स्वयं को बदलने की इच्छुक नहीं रहती और अपने को स्वयं को बदलने का उसका सामर्थ्य भी नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं को नहीं बनाती, समाज उनको बनाता है। ये सामर्थ्य समाज के पास रहता है। समाज को अपने आप को नए आचरण में ढालकर खड़ा होना पड़ता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की पूर्व शर्त है। और समाज के आचरण के परिवर्तन जो आता है वो भाषणों और पुस्तकों से नहीं आता। प्रबोधन तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रबोधन करने वालों को स्वयं जो परिवर्तन चाहते हैं उसका उदाहरण बनना पड़ता। अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, अपने स्वयं के परिवार के जीवन में, अपने आजीविका के कार्य में हम उस परिवर्तन का उदाहरण बनकर जिए। और ऐसे जो उदाहरण स्वरूप व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में पारदर्शिता है, निस्वार्थ बुद्धि है, जिनके पास प्रामाणिकता है, संपूर्ण समाज को अपना मानकर जिनका जीवन व्यवहार उस समाज के हित के लिए चलता है, ऐसा स्थानीय नेतृत्व देने वाले व्यक्ति होने पड़ते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ता है। और इसलिए संघ का अनुभव है, व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन और समाज परिवर्तन में से व्यवस्था परिवर्तन, यही देश में और विश्व में परिवर्तन लाने का सही तरीका है। हर समाज में यही अनुभव है, ऐसा ही होता है। सब प्रगत देशों का इतिहास देखिए, आधुनिक इतिहास देखिए, ऐसा ही हुआ है। ऐसे व्यक्ति निर्माण करने की समाज की व्यवस्थाएं रहती है। हर एक राष्ट्र में, हर एक समाज का अपना एक पारिवारिक जीवन का तरीका था। अब लगभग सब जगह ध्वस्त हो गया, केवल भारत में बाकी है। परंतु 300 साल पहले अमेरिका में भी एक तरीका था, यूरोप में भी एक तरीका था। उस तरीके से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है। उस देश की एक विशिष्ट शिक्षा रहती है, उस शिक्षा में से उसके व्यक्तियों का मन तैयार होता है और उस समाज के जो क्रियाकलाप चलते उसमें से भी मनुष्य निर्माण होता है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ हैरो एंड ईटन। वहां पर खेल खेलते खेलते जो समाज तैयार हुआ उसने जगत जेता कहे जाने वाले नेपोलियन को हरा दिया। ये ताकत कहां निर्माण हुई? समाज की व्यवस्था में निर्माण हुई। हमारे यहां भी ये था, परंतु 1000 वर्षों के आक्रमण में वो सब अस्त व्यस्त हो गया और बिना इसके काम नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि से ये सारा विचार मानने के बाद भी रोज के आचरण की आदत बदलनी पड़ती है। आदत बदले बिना परिवर्तन नहीं आता, केवल बातों से नहीं आता, केवल सोचने से या सपने देखने से नहीं आता। जैसा आपको देश चाहिए वैसा आपको होना है, और वैसा आपको होना है तो आपकी अपनी आदत दुरुस्त होनी चाहिए। उसकी व्यवस्थाएं इसमें रहती है, वो हमारे यहां ध्वस्त हो गई। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। संघ की शाखा ये आदत बदलने का तरीका है, उसकी व्यवस्था है। 100 वर्षों में इसीलिए सब प्रकार की परिस्थिति आई। संघ को लालच भी दिखा दी, संघ को राजनीति में आने का आमंत्रण भी मिला, लेकिन संघ ने वो सब नहीं किया। संघ केवल एक ही कार्य में लगा रहा। संघ के स्वयंसेवकों ने हर परिस्थिति में शाखा को नित्य चलाया है। स्वयंसेवक आग्रहपूर्वक शाखा में नित्य जाते, 50 साल से आ रहे फिर भी जाते, क्योंकि आदत की बात है। आदत छूटनी नहीं चाहिए, आदत बननी भी चाहिए और छूटनी भी नहीं चाहिए। शाखा के कार्यक्रमों को मन लगाकर करते हुए व्यक्तिगत सद्गुणों की और सामूहिकता की साधना करना और समाज में क्रियाकलापों में सहभागी होते हुए समाज के सद्गुणों का, सामूहिकता का वातावरण निर्माण करना, इसलिए संघ की शाखा है। उसके कार्यक्रमों में से
नित्य और मन लगाकर करने से स्वयं सेवकों में व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का, नेतृत्व का, समझदारी का, वैचारिक और व्यावहारिक और भक्ति का, राष्ट्र के प्रति, संघ के प्रति भक्ति का निर्माण होता है। दूसरी बात, किसी भी देश को ऐसा होना है तो समाज में एकता चाहिए। वाक्य बताया, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब्राहम लिंकन का भी एक वाक्य है, ए डिवाइडेड हाउस कैनॉट स्टैंड। हमारा देश तो विविधताओं का देश है। पंथ, संप्रदाय, भाषाएं, भौगोलिक विविधता, रहन सहन, खान पान, जाति, उपजाति पहले से है। और बीच के काल में आक्रमण हुए, विदेशी भारत में आ गए, विभिन्न कारणों से यहां के लोगों ने भी उनकी विचारधाराओं का, उनके पंथ संप्रदायों का स्वीकार किया। वो विदेशी चले गए, लेकिन अभी भी उनका स्वीकार करके रहने वाले हमारे अपने बंधु देश में है। सौभाग्य से भारत की परंपरा है, वो सब प्रकार की विविधताओं का स्वागत और सम्मान और स्वीकार करती है। यह हमारी परंपरा है। और इसलिए यद्यपि बाहर से विचारधारा आई होगी, हम उनको पराया नहीं मानते, अलगाव से नहीं देखते। हम सबकी विशिष्टताओं को, दुनिया में सभी विशिष्टताओं को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। उनको भी हमारी अपनी विशिष्टता है, उसके दर्जे का ही मानते हैं, सम्मान देते हैं। वो विशिष्टताएं भेद का कारण नहीं बनती, इसको हम देखना चाहिए। आज अपने देश में इन विविधताओं को भेदों में उभारने की कोशिश चल रही है। ये विविधताएं भेद का कारण नहीं बननी चाहिए। अपनी सब विशिष्टताएं अपने अपनी जगह ठीक भी है, परंतु ये सब होने के बाद भी हम एक बड़े समाज के अंग है। समाज, देश, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम विविध भी नहीं है। विविधताएं तो भाषा, पंथ, संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाज, रहने की जगह इसकी है। और इस एकता के चलते हमारा सबका आपस का व्यवहार सद्भावनापूर्ण और संयम पूर्ण रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का यह काम नहीं है। उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी संस्कृति है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है, वो सर्वसमावेशक है, सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर
उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है, उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषियों ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सरसाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने परिश्रम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए है। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी ये संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है, और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। और सौभाग्य से इस संस्कृति के और धर्म के कारण ऊपरविद के अनेकविध नाम और रूपों को देखकर, दुनिया की विविधता को देखकर मनुष्यों में बंटवारा और अलगाव खड़ा करने वाली हम और वो, अस एंड देम, इस मानसिकता से ये समाज पूर्णतः मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा का पुरस्कर्ता और संरक्षक यही समाज रहा है। विश्व के विकास में अपना अपेक्षित और उचित योगदान देने वाला देश, इसको बनाना ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य। क्योंकि समाज एक बार संगठित हो जाए तो ये सारे काम दूसरे किसी को नहीं करने पड़ते। नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को नहीं करने पड़ते। अवतारों को भी आने की जरूरत नहीं होती। समाज अपने सारे काम अपने बल पर कर लेता है। और इसलिए ऐसा समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण होना चाहिए, उनकी सुदृढ़ता बनी रहनी चाहिए। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है। और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसलिए शताब्दी वर्ष में हम जो कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं? एक तो ये सारा उत्पन्न करने वाला संघ की शाखा का काम, वो भौगोलिक दृष्टि से, समाज के विभिन्न स्तरों की दृष्टि से सर्वव्यापी होना चाहिए।
और सामाजिक आचरण में सहज परिवर्तन लाने वाला पंच परिवर्तन कार्यक्रम हमारा है। उसका कुछ वर्णन तो प्रमुख अतिथि जी ने भी किया है, मुझे आज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 5 विषयों का पूरा विवरण गत 2-3 वर्षों में हम सतत कर रहे हैं। सबको पता है ये पंच परिवर्तन क्या है। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध तथा स्वदेशी व नियम कानून, नागरिक अनुशासन और संविधान का पालन, इन 5 विषयों में स्वयं के आचरण से उनके उदाहरणों का, स्वयंसेवकों के उदाहरणों का अनुकरण समाज में हो, ऐसी अपेक्षा रख के कार्यक्रम चलेगा। इसमें जो करना है कृतियां, वो बहुत सरल है, सहज है, सब कर सकते हैं। और ये करने वाले केवल हम नहीं हैं, पहले से भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले अनेक व्यक्ति और अनेक संगठन समाज में है। उन सब के साथ हमारा सहयोग, समन्वय कुछ शुरू हो गया है, कुछ साधा जाएगा, सबको सहयोग रहेगा, सबके साथ समन्वय रहेगा। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही भूमिका भारत की रही है विश्व के इतिहास में। समय समय पर विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला, विश्व के जीवन में संयम और मर्यादा का भान उत्पन्न करने वाला विश्व धर्म देना, कुछ वैश्विक मूल्यों के आधार पर अपने अपने देश की प्रकृति के अनुसार ये सारा योगदान हो, इस प्रकार का अपना अपना राष्ट्र खड़ा करना, ऐसा ये विश्व धर्म देना, ये भारत की भूमिका रही है। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम तथा राष्ट्रीय नवोत्थान में पुरोधाओं के सामने स्वतंत्र होने के बाद भारत की समृद्धि और क्षमताओं के विकास का परिणाम क्या होगा, इसका जो चित्र था वो यही था। हमारे बंगाल प्रांत के माननीय संघचालक थे स्वर्गीय केशव चंद्र चक्रवर्ती, उत्तम कवि थे। उन्होंने इस बात को अपने एक कविता में बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। बाली सिंघल जबद्वीपे प्रांतार माझे ओठे, कोतो माठ कोतो मंदिर कोतो प्रस्तारे फूल फोटे, तादेर मुखेर मधुमय बानी, शुने थेमे जाए सब हानाहानी, अभ्युदयर सभ्यता जागे विश्वेर घरे घरे। सिंहल और जावा द्वीप तक भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था। जगह जगह मठ मंदिर थे जहां जीवन की सुगंध फूलों से बिखरती थी। भारत की मधुर और ज्ञानवाणी सुनकर अन्य देशों में भी वैरभाव और अशांति समाप्ति होती थी और अभ्युदय की यानी सबके उदय की सभ्यता जागती थी। आइए भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ा करना है। पूर्वज प्रदत्त इस कर्तव्य को और विश्व की आज की इस अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम सब मिलकर, साथ चलकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए आज की विजयादशमी के मुहूर्त पर सीमोल्लंघन को संपन्न करें। भारत माता की जय। सावधान, उत्तिष्ठ, भुज दंड। आह्रमा। सभी उपस्थित माता भगिनी सज्जन वृंद से प्रार्थना है कि वे कृपया ध्वजावतरण के लिए अपने स्थान पर खड़े रहें। संघ